नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर फर्स्ट व्यापक द्विघात समीकरण एवं सांकों का अनुरेखण। तो आज हम सांकों के अनुरेखण या सांकों परिच्छेद के अंदर जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाएं बनती है उन पे आज हम चर्चा करेंगे मित्रों। और यहाँ से देखिए मित्रों, सांकों का अनुरेखण या ट्रेसिंग से संबंधित एक 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस 12 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें जो सांकों के अंदर परिच्छेद करते समय जो विभिन्न पद बनते हैं मित्रों, उनकी जो परिभाषाएं होती है उनको निकालना पड़ता है हमें। तो सर्वप्रथम हमें उन पदों की परिभाषाएं हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए मित्रों। तो हमारे पास वो कौन कौन से पद हैं उन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, इन पदों को परिभाषित करने के लिए मैंने एक परवलय का चयन किया है। किसका चयन किया है मित्रों? परवलय का चयन किया है। तो परवलय के अंदर एक नियता हम किसे कहेंगे, नाभिलंब हम किसे कहेंगे, नाभीय दूरी किसे कहेंगे, द्विकोटि, नाभीय जीवा, इन शब्दों का हमें नॉलेज होना आवश्यक है मित्रों, तभी हम सांकों का अनुरेखण या ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर इन शब्दावलियों का अगर आपने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया मित्रों, तो प्रत्येक कोई भी, चाहे वक्र क्यों ना हो, चाहे दीर्घवृत्त हो, चाहे अति परवलय हो, तो हम सभी के अंदर इन पदों को परिभाषित कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए मित्रों। तो इन शब्दावलियों को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हम परवलय की आकृति लिए मैंने, तो परवलय को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो एक बार परवलय के बारे में जानकारी हम कर लेते हैं, उसके बाद में इन शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मित्रों कि परवलय की आकृति का हमने चयन किया है। तो परवलय का निर्माण है वो सांकों परिच्छेद के अंदर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, यदि एक बिंदु इस प्रकार गमन करेगी, हमारे पास एक कोई बिंदु है मित्रों जो इस प्रकार से गमन कर रहा है कि एक उसकी स्थिर रेखा वह स्थिर बिंदु से दूरी का अनुपात सदैव 1 रहता हो, और सांकों परिच्छेद के अंदर हमने उसको अचर बोला था। अगर यहाँ पर ई का मान अगर मित्रों 1 हो जाए तो उस बिंदु का पथ है वो परवलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परवलय कहलाता है। मान लीजिए मित्रों, यहाँ पर हमने किस प्रकार से इसको प्रेजेंट किए हैं, ये आपका एक बिंदु P है मित्रों, वो समतल में यहाँ पर इस प्रकार से गमन करता है, और ये आपका मित्रों स्थिर बिंदु S या F बोल सकते हो, जिसको आप नाभि कहते हो मित्रों। तो इस रेखा का अनुपात और इस रेखा का अनुपात अगर मित्रों अचर हो जाए तो ये डेफिनेशन सांकों परिच्छेदों की हो जाएगी। और अगर हम इसका मान 1 के बराबर या उत्केंद्रता का मान 1 दिखला दें तो ये आपका परवलय हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? परवलय हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम नाभि को परिभाषित करते हैं। नाभि किसे कहते हैं या फोकस किसे कहते हैं? स्थिर बिंदु को सांकों की नाभि कहते हैं। जो हमने स्थिर S जो बिंदु लिया है मित्रों यहाँ पे, ये हमारा नाभि होगा। ये हमारा क्या होगा मित्रों? नाभि कहलाएगा। तो नाभि की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? स्थिर बिंदु को सांकों की नाभि कहते हैं, और इसको मित्रों हम S या F से प्रेजेंट करते हैं। या तो हम S से प्रेजेंट करते हैं या फिर F से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, नियता आती है। नियता हम किसे कहेंगे? जो स्थिर रेखा है वो सांकों की नियता कहलाती है। तो देखिए मित्रों, ये हमारी क्या है? एक स्थिर रेखा है, और इसको हम क्या कहते हैं? नियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? नियता। तो देखिए मित्रों, नाभि और नियता, इनकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होंगी मित्रों कि नाभि हम किसे कहते हैं और नियता हम किसे कहते हैं। उत्केंद्रता। उत्केंद्रता का मतलब समझिए मित्रों, अचर अनुपात को सांकों की उत्केंद्रता कहते हैं। अगर हमारे पास इस अचर अनुपात का मान मित्रों 1 आ जाए तो हम उसे परवलय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परवलय बोल देते हैं, और इसको ई से प्रेजेंट करते हैं मित्रों। किससे प्रेजेंट करते हैं? हम ई से प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मित्रों, उत्केंद्रता का अर्थ ये हुआ मित्रों, ये आपका एक स्थिर बिंदु है और ये एक गतिमान बिंदु है मित्रों, और इसको मैंने क्या है? इस नियता से मिला दिया है। तो यहाँ पर ये लंबवत होगा,
क्या होगा, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस रेखा का अनुपात और इस रेखा का अनुपात SP बट्टा PM। अगर शांकाओं परिच्छेद की डेफिनेशन देनी है मित्रों तो हमें यहाँ पे अचर या ए लिख देना होगा, और अगर परवलय की परिभाषा देनी है हमें तो यहाँ पे 1 लिख देना होगा। इसका जो अनुपात है वो 1 होता है तो परवलय की आकृति बनने वाली है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो E बराबर 1, तो शांकाओं है वो परवलय को प्रेजेंट करेगा। किसको प्रेजेंट करेगा, शांकाओं है वो परवलय को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद में देखिए मित्रों, जो परवलय की हमने एक परिभाषा पहले भी पढ़ी है, वो परिभाषा क्या है, जब दो शंकुओं को एक समतल इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है या काटता है मित्रों कि जनक रेखा के समांतर अगर काट रहा है, जनक रेखा की क्या है, समांतर है, काट रहा है, या फिर हम यूं बोल सकते हैं मित्रों, यहाँ पे थीटा का मान अल्फा की क्या है, बराबर है, तो बनने वाली आकृति परवलय या पैराबोला होगा। और इस पे हमने पूर्व वीडियोस के अंदर चर्चा भी की है मित्रों। तो आप अगर पहले पूर्व वीडियोस नहीं देखे हैं मित्रों तो आपको पहले पूर्व वीडियोस देखना चाहिए। उससे क्या है, आपका जो बेस है वो और मजबूत हो जाएगा मित्रों। उसके बाद में हम अक्ष पे आते हैं मित्रों। अक्ष की डेफिनेशन देखते हैं, अक्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अक्ष है वो क्या हो रहने वाला है, तो देखिए मित्रों, अक्ष नाभि से गुजरने वाली, नाभि से तो गुजरने वाली और नियता के लंबवत रेखा शांकाओं परिच्छेद का अक्ष कहलाती है। तो ये हमारी वो अक्ष कहलाएगी मित्रों। नियता के तो क्या है मित्रों, लंबवत है, और यहाँ पे नाभि से ये गुजर रही है, तो इसी का नाम मित्रों अक्ष है। इसी का नाम क्या है, अक्ष बोलते हैं हम। तो अक्ष की परिभाषा के लिए देखिए मित्रों, जो नियता के तो क्या हो, लंबवत है, तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और जो नाभि से गुजर रही हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों, अक्ष कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अक्ष की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होंगी मित्रों। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों, शांकाओं अक्ष के परितः सदैव सममित होता है। समझ देखिए मित्रों, सममित की प्रॉपर्टी देखने के लिए या समझने के लिए मैंने क्या है, एक माचिस का उपयोग किया है मित्रों। तो ये आपकी देखिए मित्रों मुख्य अक्ष है, ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के सापेक्ष हम इसको वापस ढकते हैं तो हमें केवल एक सिंगल आकृति है वो दिखाई देती है मित्रों। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, मुख्य अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। सममित का मतलब यहाँ पर जो हम अध्यारोपित करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल सिंगल आकृति ही दिखाई देनी चाहिए। तो आप इससे आप सममिति का अर्थ लगाइए मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम शीर्ष को समझते हैं। शीर्ष किसे कहेंगे, शांकाओं परिच्छेद तथा इसके अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष कहलाते हैं। शांकाओं परिच्छेद और इसके अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर देखिए मित्रों ये आकृति है, ये कर्व है, इस मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगा वह आपका शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों, शीर्ष कहलाएगा। अब उसके बाद में हम केंद्र की डेफिनेशन को परिभाषित करते हैं। केंद्र किसे कहेंगे मित्रों, शांकाओं परिच्छेद की प्रत्येक जीवा, शांकाओं परिच्छेद की प्रत्येक जीवा जिस बिंदु पर समद्विभाजित होती है तो वह बिंदु शांकाओं परिच्छेद का केंद्र कहलाता है। तो देखिए मित्रों, यहां पर यह बिंदु शांकाओं परिच्छेद के अक्ष पर नाभियों की दूरी का मध्य बिंदु होता है। केंद्र की डेफिनेशन के लिए यहां पे मैंने एक नोट के अंदर क्या खास बात लिखी है, यह बिंदु शांकाओं परिच्छेद के अक्ष पर, अक्ष आपके समझ में आ गया होगा, नाभियों की दूरी का, नाभि दूरी को भी हम आगे परिभाषित करेंगे मित्रों। और इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम केंद्र बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे मित्रों, केंद्र कहेंगे। तो देखिए उसके बाद में देखिए मित्रों, नाभीय दूरी, शांकाओं पर स्थित किसी भी बिंदु की नाभि से दूरी और उस बिंदु की नाभीय दूरी कहलाती है मित्रों। यहां पर समझ सकते हो आप, यहां पे ये आपका क्या है कि कर्व है या शांकाओं है, और इस शांकाओं के अंदर कोई भी बिंदु P लिया है मैंने, और उस बिंदु P को मैंने नाभि S से मिला दिया है। तो ये जो आपकी जो दूरी बनेगी उसे हम नाभीय दूरी कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे, नाभीय दूरी कहेंगे। उसके बाद में नाभीय जीवा, वह जीवा जो शांकाओं की नाभि से गुजरती है, नाभि से क्या है, गुजरती है, तो उसे हम नाभीय जीवा कहते हैं मित्रों। और नाभि S से गुजरने वाली जीवा नाभीय जीवा कहलाती है। नाभीय जीवा का हम आगे भी अध्ययन करेंगे एक आलेख के अंदर। उसके बाद में देखिए मित्रों, नाभिलंब, क्या है, नाभिलंब, वह जीवा जो नाभि से गुजरती है और अक्ष के क्या है, लंबवत है, शांकाओं की नाभिलंब की जीवा कहलाती है मित्रों।
तो आप समझ सकते हो ये आपका कोई सांकव है। और सांकव के अंदर देखिए मित्रों, इस बिंदु को इस बिंदु से तो मैंने मिला दिए, लेकिन मुख्य अक्ष पर क्या है, लंब होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो L1S L2 जो आपकी रेखा बन रही है वो नाभिलंब है मित्रों। क्या है, आपकी नाभिलंब है। उसके बाद में अर्धनाभिलंब, सांकव के नाभिलंब की आधी लंबाई उसका अर्धनाभिलंब कहलाती है। तो ये इतनी जो दूरी है S से लेकर L1 तक, ये आपकी अर्धनाभिलंब है मित्रों। क्या है, आपकी अर्धनाभिलंब। उसके बाद में द्विकोटि या द्विगुणित कोटि, अक्ष के लंब जीवा। यहां पे देखिए मित्रों, नाभि से होकर गुजरना कोई जरूरी नहीं है, नाभि से गुजरना कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी द्विकोटि या द्विगुणित कोटि कहलाती है मित्रों। तो मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक डेफिनेशन है वो आपके समझ में आ गई होंगी, और इन डेफिनेशनों को हम एक आकृति के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने एक परवलय की आकृति ली है यहाँ पे, और परवलय की आकृति में हम इन सभी पदों को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए मित्रों, ये आपका एक स्थिर बिंदु S है मित्रों, और ये आपका एक गतिशील बिंदु P है, और उसके बाद में S को मैंने P से मिलाया है, और यहाँ पे P से एक नियता पे मैंने लंब M डाला है मित्रों। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात जो आएगा उसे हम अचर या उत्केंद्रता बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उत्केंद्रता बोलते हैं। और परवलय के लिए SP बट्टा PM का मान 1 होता है मित्रों। SP बट्टा PM का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये आपकी जो रेखा एक बनेगी जो मुख्य अक्ष की क्या लंबवत है मित्रों, ये आपकी नियता कहलाती है। क्या कहलाती है, नियता कहलाती है। और उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर ये हमारा अक्ष है, ये हमारा क्या है मित्रों, एक्स है, और एक्स के अंदर यहां पे नाभि स्थित है। और नाभि से जब हम एक गतिशील बिंदु P को जब मिलाते हैं तो ये हमारी नाभीय दूरी कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है, नाभीय दूरी कहलाती है। नाभिलंब क्या होता है, जो यहाँ पे नाभि से तो गुजरता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो मित्रों 90 डिग्री का बनना चाहिए। नाभिलंब का मतलब यहाँ पे लंब मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नाभिलंब बोलते हैं। और यहाँ से देखिए मित्रों, L से लेकर S तक की जो दूरी है वो आधी हो गई, तो इसे अर्धनाभिलंब बोल सकते हैं। और ये अगर हमें संपूर्ण लंबाई के लिए बोला जाए तो ये हमारी नाभिलंब है। और यहाँ पे जो हमने S से प्रेजेंट किया है ये नाभि हो गई। और उसके बाद में देखिए मित्रों, नाभि से तो गुजर रहा है, नाभि से गुजरती हुई जो रेखा हम खींचते हैं उसे हम नाभीय जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभीय जीवा कहते हैं। और नाभीय जीवा के बाद में हम देखिए मित्रों, नाभिलंब और द्विकोटि के अंदर क्या फर्क होता है। नाभिलंब तो है वो नाभि से होकर लंबवत गुजरती है, लेकिन द्विकोटि यहाँ पर अक्ष के साथ तो लंबवत होती है, लेकिन नाभि से होकर गुजरना कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण पदों की जो सांकों परिच्छेद के अंदर जो परिभाषाएं हैं ये सभी की सभी आपके समझ में आ गई होंगी मित्रों। और उसके बाद में हम पर्टिकुलर प्रत्येक यहाँ पे कोई कर्व लेकर इसके अंदर नाभिलंब के निर्देशांक क्या होंगे, नाभीय दूरी का मान कितना होगा, अर्धनाभिलंब की लंबाई कितनी होगी, द्विकोटि हम किसे कहेंगे, इन सभी बातों पे अगले वीडियोस के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। और एक देखिए मित्रों, जो यहाँ पे प्रत्येक केंद्रीय सांकों की 4 नाभियां होती हैं, उसके अंदर 2 वास्तविक होती है और 2 काल्पनिक होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 वास्तविक नाभियों के संगत 2 नियता ही लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ने के बाद में प्रत्येक कर्व के अंदर हमें इनको परिभाषित करना होगा कि इनका मान प्रत्येक वक्र के लिए किस प्रकार से कितना होता है। जैसे यहाँ पे परवलय के अंदर हम नाभिलंब की लंबाई निकालते हैं तो 4a लिखते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक 2a होती है, और यहां से लेकर यहां तक भी 2a होती है। वो किस प्रकार से होती है और इनके जो निर्देशांक आएंगे उनको भी हम अगली वीडियोस के अंदर प्रेजेंट करेंगे।